चैप्टर स्ट्रक्चर याद है क्या क्या था कि भूल गए सब? क्या भाई इसका? क्या रुको, फटाफट से देखो जरा चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या बनाया था मैंने, उसी के हिसाब से फिर पढ़ेंगे हम लोग। कूलोम्स लॉ। ठीक है। और आज से एक काम भी करना है, जो जो टॉपिक चलते जा रहे हैं साथ साथ में जो जो मैंने ड्राइव में लिंक भेज रखा उससे नोट भी देखते चलना उसके, मतलब बाद में क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है। नहीं तो भूलते चले जाओ इतना सारा है पढ़ने को। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है। अगर एक बार तुमको अगर याद हो, मैंने कहा था पॉइंट चार्ज की बात करेंगे और फिर बॉडी चार्ज की बात करेंगे। ठीक है। बॉडी चार्ज। बॉडी चार्ज का मतलब कि जब दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे होंगे ना, फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे, उसमें जब बॉडी का शेप या बॉडी का साइज भी मैटर करेगा, तो उसको हम लोग बॉडी चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। शुरुआत हम लोग केवल पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करेंगे। कुलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, याद रखियो। केवल पॉइंट चार्जेस हैं तो तुम कुलॉम्स लॉ लगाओगे। बॉडी चार्जेस में भी कुलॉम्स लॉ लगता है, बट वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लगता है, मतलब डायरेक्टली कुलॉम लॉ पे तुम डायरेक्टली लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू लगाना पड़ता है। ठीक है। तो कुलॉम्स लॉ का जो मेन स्टेटमेंट होगा, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके जो कंसेप्ट हैं, वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही तुम अप्लाई करोगे। ठीक, पहली बात इसको ध्यान रखना। ठीक है। तो मैंने कहा कि पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले ही समझ लो कि पॉइंट चार्ज है क्या। याद रखिए कुलॉम लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल पॉइंट चार्ज। पॉइंट, अच्छा। अ, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ क्या कि बॉडी चार्ज पे तुम कुलॉम बॉडी चार्जेस कुलॉम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये बात बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ करते तो हैं, ध्यान रखियो कुलम्स लॉ हर चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे पॉइंट हो चाहे बॉडी हो। लेकिन बॉडी चार्जेस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मल्टीपल पॉइंट पॉइंट चार्जेस हैं। तो उन सारे पॉइंट चार्जेस पे एक एक बार कुलम्स लॉ लगाऊंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा, फिर जाके अलग तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिख रहा हूँ ना कि कुलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो मेरा मतलब केवल न्यूमेरिकल्स के परस्पेक्टिव में, कि पॉइंट चार्ज के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको तुम कुलम्स लॉ के स्टेटमेंट से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। बॉडी चार्जेस के लिए हम अलग से फॉर्मूले बनाने वाले हैं। ठीक। अच्छा। तो पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, पहले इसको समझ लो। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले की एप्लीकेशन में ये डेफिनेशन जानने में लिए जरूरी है। ठीक। हमने कहा था कि जैसे अगर ये एक बॉल है, मान लो इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर। ठीक है। और एक दूसरी बॉल है, इसका डायमीटर भी दे रखा है 2 मीटर। ठीक। और इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 4 मीटर। ठीक है। तो ऐसे में ये दोनों, अब इन पे इस पे भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। तो इन दोनों स्फेयर्स को अभी इस केस में मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? अगर जो डिस्टेंस है उन दोनों बॉडीज के बीच की, जो सेपरेशन डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे कितनी है, 4 मीटर है। अगर वो डिस्टेंस डी उन दोनों का जो साइज है, जैसे इस वाली बॉडी का साइज कितना है, 2 मीटर, इस बॉडी का साइज भी कितना है, 2 मीटर, तो कंपेरेबल है ना, मतलब कि ऐसे नहीं कि भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो गया या साइज बहुत छोटा हो गया डिस्टेंस के हिसाब से, वो कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। मतलब तुमको दो चीज को कंपेयर करना है, किसको? उन दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को कंपेयर करो, किसके साथ? उन दोनों बॉडीज के साइज के साथ। ठीक है। अगर जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो कि भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, किससे? साइज से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज इज वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज, तभी मैं कह सकता हूँ कि बॉडीज कैसे हैं, हमारे पॉइंट चार्जेस हैं, वरना नहीं है। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। ठीक है। तो जैसे अगर आगे जाके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करें, सॉल्व करेंगे, कि अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई ये एक शीट है, इस शीट में पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरी शीट है, इस शीट में भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इस शीट का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शीट का एरिया भी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। मैंने कहा इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई अमन तुम बताइयो, क्या कुलम्स लॉ से इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल पाओगे क्या? जो कुलम्स लॉ से अभी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ, क्या उस फॉर्मूले से इस वाली प्रॉब्लम का फोर्स कैलकुलेट हो पाएगा, इस शीट वाली प्रॉब्लम का? हाँ। कैसे? हाँ भाई, क्योंकि तो टू है ना, तो 10 तो हम्म, उससे ज्यादा ही हुआ ना, टू से तो बहुत। नहीं ज्यादा तो है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट देखियो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा डी मस्ट बी वेरी 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 ग्रेटर देन साइज। डी बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, 10 और 2 आपस में कंपेरेबल है ना। 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ बड़ा तो है भैया। बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना। ठीक है। तो इसको मैं पॉइंट चार्ज हम्म। सिस्टम की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। यहाँ पे कुलम्ब्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, उसको इंटीग्रेशन के थ्रू लगाना पड़ेगा। ठीक है। आई बात समझी क्या बोल रहा हूँ?
यहीं पे अगर मैं ये जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है इसको बढ़ा करके मान लो मैं कर देता हूँ 100 मीटर, तो इसके अंदर फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? हाँ भाई। क्योंकि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग कितना हो, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा लगभग 1 सेंटीमीटर है, 1.5 तो इतना है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रैक्टिकली इतनी बड़ी प्लेट है। तो एक प्लेट इतनी बड़ी, 100 मीटर, 100 मीटर कितना डिस्टेंस होता है? 100 मीटर इतना हो गया कि भाई कितना, 100 मीटर तुम लगा लो, तुमको पता ही होगा ग्राउंड का साइज, जैसे तुम्हारे जो स्कूल का ग्राउंड होगा उसके एक कोने में इतनी सी प्लेट रखी है, दूसरे कोने में इतनी सी प्लेट रखी है। तो इस प्लेट में अगर तुम मान लो ये ए प्लेट हो, तो इस वाली प्लेट को ये वाली प्लेट दिखेगी भी नहीं इतनी दूरी पे। ठीक है, बहुत छोटा साइज हो जाएगा। तब मैं इस वाले फॉर्मूले पे इन दोनों को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुलॉम्स लॉ लगाने से पहले तुमको ये देख लेना है कि भाई जिन दो बॉडीज के बीच में मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं या नहीं। और वो देखने के लिए तुमको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, जो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है, ई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज। अब इसका कोई ऐसा कंक्रीट डेटा नहीं है, वो तुमको अपने अंदाजे से प्रॉब्लम को देखते हुए वहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसको पॉइंट चार्ज मानूं या पॉइंट चार्ज नहीं मानूं। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आई? पहले क्या बोला? अच्छा, तो दूसरी चीज आती है इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन इसकी वैसे है नहीं, डेरिवेशन तुम्हें याद होगी मैंने कहा था कि कुछ कुछ डेरिवेशन ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होती है। तो ये वैसा ही डेरिवेशन है कुछ। देखो कहता क्या है कुलोम्स लॉ, कुलोम्स लॉ कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है पॉजिटिव Q1 और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है मान लो Q2, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट चार्जेस है, कुलोम्स लॉ की डेफिनेशन में वो पॉइंट चार्ज को मेंशन कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और इनके बीच की सेपरेशन है मान लो कितनी R। ठीक, तो ये बंदा कहता है कि ये दोनों चार्जेस, ये जो सिचुएशन हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, इस सिचुएशन में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, रेस्ट में है। अच्छा, ये दोनों चार्जेस जो रखे हुए हैं ना, इनको रेस्ट पे रखा हुआ है, इनको हम मूव नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन याद रखियो, हर एक कंडीशन, दो चार्जेस हैं कैसे हैं, पॉइंट है, और कैसे हैं, रेस्ट पे हैं। ठीक, तो ये दोनों चार्जेस जब आर डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो एक दूसरे पे क्या लगेंगे, फोर्स। इस फोर्स को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, एफ। अच्छा, इसका ये सिंबल याद है तुम लोग को कुछ, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल याद है, ये चीज मैग्नीट्यूड को दिखाता था, है हाँ ना? भाई। ऐसा लिख दो, ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं इज इक्वल टू 10 I कैप, ये बात सही है? हम्म। अच्छा, ये सही लिखा है मैंने क्या ऋषभ? ऋषभ ये स्टेटमेंट, हाँ, आई कैप नहीं लगा सकते ना यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को केवल नंबर से मतलब है। ठीक है, ओके। तो देखो ये क्या कह रहा है, लॉ पे वापस आते हैं। तो लॉ कह रहा है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड, वो केवल मैग्नीट्यूड के बारे में पहले बात कर रहा है, डायरेक्शन को अभी यहाँ पे मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। अगर मैं बोलूंगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिराइव करके दिखाओ, तो ये ऐसा करके दिखा देना अपने को बस वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये लॉ जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आ रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग किसी और तरीके से डिराइव नहीं कर सकते, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि भाई ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, दोनों को कंबाइन करके ये बनेगा। ठीक, तो हमने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक, दूसरा, ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये डिपेंड करता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स स्क्वायर के रेशियो पे। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं तो आंसर बनेगा कि फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटके कांस्टेंट जुड़ गया, Q1 Q2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस कांस्टेंट को जब एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है तो फॉर्मूला फाइनली जो तुमको याद होना चाहिए ये है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1/4 पाई, स्कूल में स्टार्ट हो गया ना काम है, हाँ भाई। Q1 Q2/R²। ये मेरा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा ना कुलॉम्स लॉ डिराइव करके दिखाओ, तो ये छोटा सा उसका डेरिवेशन करके दिखा सकते हो। मेरे को डेरिवेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, नहीं पूछते हैं वो लोग। मेरे को ये जो फाइनल चीज दिखी है ये है, इससे मेरे को मतलब है। ठीक है,
अच्छा, अमन बताइए, ये क्या लिखा है, ये चीज क्या है? तो ये अभी मैग्नीट्यूड को, फोर्स, फोर्स मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड। कौन से फोर्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसका, मतलब कि ए बी पे लगा रहा है कि बी ए पे लगा रहा है, कौन से वाले का? दो चार्ज थे ना हमारे, Q1 और Q2। तो किस वाले का, ए बी पे लगा रहा है, मान हाँ लो ये भाई। ए है ये बी है। तो जे सपोज एक एग्जांपल से पूछता हूँ मैं तुमको, मान लो इसकी वैल्यू तुमने अ, 100 निकाल दी, तो ये 100 क्या है? तो होगा। ए ने ए मतलब ने वो बी पे जो 100 दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। चलो ठीक है, ऋषभ तुम बताओ, ए ने बी पे 100 लगाया, बी ने ए पे 100 लगाया, कि दोनों ने 50-50 लगाया, टोटल मिलाकर के 100 है, वो है कोई, है क्या चीज है 100? ये देखो। चलो मैं बताता हूँ। ये 100 ना, दोनों पे ध्यान रखियो, जब मैं दो चार्ज यहाँ पे बना रहा हूँ ना, तो ए वाला भी बी को धक्का देगा, कितने का? इसका, ये जो एफ लिखा है ये दोनों का फोर्स है। ए बी पे कितना लगाएगा, इतना। बी ए पे कितना लगाएगा, इतना। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल में इसकी वैल्यू 100 आ रही है, तो 100 असल में क्या है? अगर मैं कहता ए ने बी पे कितना लगाया, तुम्हारा आंसर होता 100। बी ने ए पे कितना लगाया, तुम्हारा आंसर होता 100। अब ऐसा मत बोले कि ये 200 हो गया टोटल हमारा, हम ये फोर्स निकाल रहे हैं ऑन आइदर चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। ये फोर्स ए ड्यू टू बी भी है, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए भी है। ये दोनों के दोनों ही यहाँ पे कितने हैं, 100 है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा एफ मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आई? हम्म, ठीक है ना? स्कंद, समझ में आई वाली बात क्या बोली? हम्म। मतलब क्या? दोनों के दोनों 100-100 लगा रहे होंगे, ठीक है, तो ये एफ वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस ऑन अदर चार्ज, ठीक है। मतलब ए चार्ज पे बी ने कितना लगाया, इतना लगाया, या फिर बी चार्ज ने ए पे कितना लगाया, इतना लगाया, दोनों एक दूसरे पे इतना इतना फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। ये Q1 Q2 क्या है? चार्जेस है, ऑब्वियस सी बात है। पर चार्ज के क्या है, ये केवल चार्ज के, ये ध्यान रखियो क्या बोल रहा हूँ मैं, चार्ज के केवल मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे तुमको चार्ज का जो साइन है वो नहीं रखना। क्रॉस का मतलब है कि साइन यूज नहीं करना, केवल किसको दिखा रहा है वो, मैग्नीट्यूड को। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव होता चाहे चार्ज नेगेटिव होता, इस चीज को निकालने के लिए मैं यहाँ पे Q1 Q2 का साइन यूज नहीं करूंगा। मैं उनको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज में रखूंगा, केवल मैग्नीट्यूड में साइंस यूज नहीं करने हैं। दूसरी बात ये हो गई, समझते रहो क्या क्या बोल, दो बात बता दी मैंने। एक मैंने कहा कि फोर्स दोनों के लिए निकलता है। दूसरी बात बोली Q1 Q2 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है, मतलब उनका साइन मेरे को यूज नहीं करना है। तीसरी चीज, आर की यूनिट क्या यूज करूंगा मैं, आर किस में रखूंगा, मीटर में। मीटर स्क्वायर। मीटर में, मीटर, हाँ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। चार्ज की वैल्यू किस में रखेंगे हम लोग यहाँ पे, कुलम में। फोर्स किस में निकल करके आएगा, न्यूटन में, ठीक है। अब बचा ये एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? और इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री हाँ स्पेस। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये इस बंदे का नाम। इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एक बार वेरीफाई कर लेना, जो भी यूनिट वैल्यू वगैरह उसकी होती होगी, ठीक है। ये चीज हो गई। तो फॉर्मूले में जो तुम्हें बात पता होनी चाहिए थी वो ये कि ये चीज दोनों के मैग्नीट्यूड को बताता है। चार्ज 1 चार्ज 2 का मैग्नीट्यूड रखना है, साइन का यूज नहीं करना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। चार्ज का यूनिट कूलम में रखना है, आर का यूनिट मीटर में रखना है, और फोर्स का आंसर आएगा अपना न्यूटन में, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं कई बार शॉर्टकट में ऐसे करके लिखूंगा, देखियो, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या कई बार अब इसको सीधा हम एफ ही लिख लेंगे। अगर मैंने वेक्टर नहीं लगा रखा तो बस एफ का मतलब मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब के क्या चीज है, के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है SI में 9 × 10 की पावर 9। तो ये ज्यादा कॉमन फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ये वाला, ठीक है। के यहाँ पे क्या है,
कि यहाँ पे ये रहा वैल्यू उसकी 9 × 10⁹। अभी इस कांस्टेंट पे ज्यादा फोकस मत करो, इसका अभी आगे पूरा टॉपिक पढ़ना है अपने आपको, ये कांस्टेंट होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, ये सब बातें अभी हमने आगे देखनी है, ठीक है। अभी के की वैल्यू फिलहाल याद रखियो 9 × 10⁹ है, ठीक। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम्म, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रूबरू होने के लिए करते हैं, उसके बाद फिर आगे इस फॉर्मूले में और बात है। लिखना जरा क्वेश्चन। एक -2 कूलम का चार्ज है, क्वेश्चन दे रखा है -2 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन दे रखी है 0, 2, 0, इसकी पोजीशन है, ठीक है। और एक चार्ज है प्लस का 10 कूलम, और इसकी पोजीशन दे रखी है तुमको 0, 4, 0, ये इसकी पोजीशन है। ये सब पोजीशन सारी मीटर्स में है, ठीक है। तो पहला चार्ज है -2 कूलम, दूसरा है +10 कूलम, और ये इनकी पोजीशन दे रखी है। कह रहे हैं अच्छा इस वाले चार्ज को ए बोलना है, इस वाले चार्ज को बी बोलना है, ठीक है। वो कह रहे हैं तुमसे ये निकाल करके दिखाओ जरा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एफ ए। अच्छा ये याद है तुम लोग को कि भूल गए, इसको कैसे पढ़ते हैं एफ ए बी को? बी। बी फोर्स किस पे लग रहा है ये वाला फोर्स? ए से लग रहा है बी पे। ए पे लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए, ऑन ए बाई बी, ठीक है। बी लगाने वाला है, बी लगाने वाला है, और ए पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, ठीक है। तो ये बात बोल रही है, पीछे देखियो ये निकालने के लिए कह रहा है कि कह रहा है फोर्स ए बी का वेक्टर निकालो और फोर्स बी ए का वेक्टर निकालो। अपने आप ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ये चीज कैलकुलेट करके दिखाओ। वेक्टर कैसे निकालें? ये चीज वेक्टर कैसे निकालें? वही एक बार अपने आप सोच के देखो। वेक्टर तुम लोगों ने रिवाइज किया, मैंने बोला था रिवाइज करने को। अपने आप ट्राई करो एक बार, नहीं तो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। हाँ, ऐसे तो नहीं, उस हिसाब से तो 0 0 हो जाएगा। क्या चीज? 0 नहीं हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, पता नहीं, देख चलो मैं कराता हूँ, देखो इसके बाद अपने आप करना। देखियो जरा क्वेश्चन। पहला चार्ज कहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट समझते हो ना, x y 0, तो x y कहाँ पे रखा हुआ है बंदा, y एक्सिस पे रखा हुआ है ना, इसको समझते हो ना x y z। तो हाँ पहला हाँ चार्ज कहाँ पे हाँ। रखा है, पहला चार्ज का y मतलब y एक्सिस में खेल चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं y एक्सिस पे रख देता हूँ उसको। तो मान लो मैं केवल y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उस हिसाब से ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन है। तो पहला चार्ज है 2 पे, y एक्सिस में 2 पे। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y एक्सिस में कितनी है, 2। तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कितना, -2 कूलम का, ठीक है। ये चार्ज है अपना -2 कूलम का, ठीक। अब दूसरा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, +4 पे। तो मतलब दूसरा चार्ज है, लाइन को और ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा चार्ज रखा है यहाँ पे, ये चार्ज कितने का है, +10 कूलम का, ठीक है। और ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 4 दूरी, ठीक। अब बताइए इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 आ जाएगा सीधा, है ना। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी, 2, ठीक। अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछता, केवल देखियो, मैं केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालता, तो उसकी वैल्यू हो जाती 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू डाल दी। Q1 Q2, Q1 की वैल्यू बताइए कितनी रखूं इसका, 2 की -2, 2, ठीक है। साइन नहीं रखना, इनटू दूसरा चार्ज हो गया 10। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इनके बीच की देखिए 2, तो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। 2 से इसको कटाओ, 2 से इसको काटो 5, आंसर आ गया 45 × 10⁹ ठीक है। ये चीज आ गया। अब ये फोर्स कौन सा निकाला मैंने, ये फोर्स कौन सा निकाला, ये फोर्स निकला
ए पे जो लग रहा है बी की वजह से, ये भी वही है, और जो बी पे लग रहा है ए की वजह से, दोनों की वैल्यू इक्वल है, और कितनी है, इतनी है। ए पे भी उतना ही लगा बी की वजह से, और बी पे भी उतना ही लगा ए की वजह से। ये ऑन ए बाई बी, ऑन बी बाई ए। यहां तक ठीक है? पहले यहां तक सही है ना? ठीक है। हम्म। इसकी लेकिन मैंने वेक्टर फॉर्म का था, तो मेरे को इसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी ना। डायरेक्शन के लिए जो रूल है वो ये है कि जो फोर्स है, ये इसका जो नेचर होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये होता है सेंट्रल नेचर का। ये फोर्स होता है अपना सेंट्रल, सेंट्रल फोर्स। ठीक है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी को याद है? ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ाया था ये कभी? अमन बताइए सेंटर भाई, टू क्या होता है सेंटर, है क्या क्या क्या? दो बॉडीज के सेंटर पे लगती है, मतलब मेन। नहीं। अमन, क्या होता है सेंट्रल फोर्स? अ, भैया अगर जैसे हम कोई बॉडी है, हम उसको मतलब उसका सारा मास हम एक ही पॉइंट में मानते हैं। हाँ। मतलब उस पॉइंट से लेके दूसरे मास का जो पॉइंट होता है उसके हम्म, बीच में जो फोर्स लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, सुनो क्या होता है। वो कहता है कि दो बॉडीज हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रही हैं, तो इन दोनों के बीच के फोर्स को मैं सेंट्रल तब मानूंगा जब उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना, वो देखो उस लाइन के अलोंग लगेगी। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलता कि भाई ये दोनों यहाँ पे देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, मान लो ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था, तो ए वाले ने बी को का क्या करना था, अपनी तरफ खींचना था। तो वो ऐसे खींचेगा, तुम बताओ कौन सी डायरेक्शन में खींचेगा? फर्स्ट डायरेक्शन में खींचेगा, सेकंड में खींचेगा, थर्ड में खींचेगा? कौन सी डायरेक्शन में खींच रहा होगा अपनी तरफ? सेकंड। कौन सी वाली? फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस डायरेक्शन के अलोंग वो अपने आप अपनी तरफ खींच रहा है उसको? सेकंड। सेकंड। ठीक है। तो यही सेंट्रल फोर्स का स्टेटमेंट है। वो कहता है कि दो चार्जेस के दो, कोई भी दो बॉडीज है, अगर वो एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, लगा रही हैं, और वो फोर्स कहाँ लग रहा है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। ठीक है, कि भाई जो लाइन तुमने दोनों बॉडीज को जोड़ करके बनाई है, अगर फोर्स उस लाइन के अलोंग लग रहा है, लाइन के अलोंग मतलब या बाहर की तरफ या इस तरफ किधर भी लग रहा हो, पर लाइन के पैरेलल होना चाहिए वो। ठीक है, कौन सी लाइन के पैरेलल? जो लाइन उन दोनों को जोड़ रही है। ठीक है। ऐसा जो फोर्स होता है इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेंट्रल है, मैग्नेटिक फोर्स आगे पढ़ोगे वो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब जरा यहाँ पे आओ तो जरा डायग्राम वापस बनाता हूँ मैं। नीचे कौन सा था हमारा? नेगेटिव, ऊपर था पॉजिटिव। अब इसको ध्यान से समझना, डायग्राम बनाने का तरीका क्या होगा हमारा। ये नेगेटिव चार्ज बना रखा हमने यहाँ पे, इधर पे नेगेटिव चार्ज है ये। ठीक है। और मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। ये है अपना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये है अपना नेगेटिव चार्ज। ठीक। अब इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। वेक्टर डायग्राम में अगर तुम्हें याद हो, इसको हेड बोलते थे, इसको टेल बोलते थे। ठीक है। अगर मैं ये बनाना चाहता हूँ एफ ए बी, एफ ए बी, तो ये फोर्स किस पे लग रहा है? ए पे। किसकी वजह से लग रहा है? बी की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बी वाला बंदा ए को क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ खींच रहा होगा। एरो बनाना बहुत तमीज से आना चाहिए, ध्यान रखियो। एरो गलत गलत बनाओगे तो आगे दिक्कत होगी अपने को। एरो कैसे बना रहा हूं मैं? फोर्स किस पे लगा? ए पे लग रहा है ना फोर्स। जिस पे फोर्स लग रहा है उसके फोर्स की वेक्टर की टेल उसी पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं उसको, देखियो अगर मैं ऐसे बना देता हूँ यूं, ये किसी चीज को शो नहीं कर रहा। इस एरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एरो कैसे बनाना है मेरे को वो समझो। एरो बनाने का तरीका ये होगा कि फोर्स किस पे लगा था? ए पे। तो ए पे जो फोर्स लगा है, टेल को दिखाओ ए पे, और किस तरफ लग रहा है? बी ने ए को अपनी तरफ खींचा है ना, तो ये नीचे की तरफ यूं। क्या हो गया? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये मेरा वेक्टर डायग्राम बनाने का तरीका होगा। ठीक। वैसे अगर मैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बनाता हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको? इस तरीके से यूं। ये टेल यहां पे हो गई ऊपर की तरफ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए वेक्टर, कि भाई बी वाले बंदे को ए वाले ने ऊपर की तरफ खींचा, और ए वाले बंदे को बी वाले ने नीचे की तरफ खींचा।
ये मेरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा। आई बात समझ में कुछ? एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट, उसमें ये मेरे को ऐसा डायग्राम बना करके दिखाओ, और इसको मेरे को व्हाट्सएप में फोटो भेजो, तीनों फोर्स की, मैं 3 के 4 बना देता हूँ मैं वहां पे। दिखाओ जरा तुम। ये है क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें 3 अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं हम लोगों ने। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज इधर है, और फिर अपना एक इधर है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मान लो ये वाला चार्ज है पॉजिटिव, ये वाला है नेगेटिव, और ये वाला है पॉजिटिव। ठीक है। इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी। अब मैं यहाँ पे जो फोर्सेस लिख रहा हूँ तुमको, मुझे बस वेक्टर डायग्राम में, इसी ट्रायंगल में वेक्टर डायग्राम बना करके दिखाओ एरोस के थ्रू। ठीक है। किस किस का वेक्टर डायग्राम बनाना है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। इन सब के वेक्टर डायग्राम एक ही फिगर में बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करके दिखाओ। ये रूल समझ में है? यहाँ पे जो रूल मैंने बताया डायग्राम बनाते समय क्या बातें ध्यान रखनी है? टेल कहाँ पे होनी चाहिए? जिस चीज के ऊपर फोर्स लग रहा है उस चार्ज के ऊपर टेल बनाओ, और फिर उस हिसाब से एरो को शो करो। पॉजिटिव चार्जेस, जो सेम चार्जेस होंगे रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और ये सिंबल्स इस तरीके से यूज किया जाता है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू। फटाफट करके दिखाओ, व्हाट्सएप कर देना। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये किस, क्या लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं ना? अमन गलत बना दिया भाई तुमने। ये क्या, रुक जाए एक मिनट, ये मैं इसका चेक करूँ। अमन, अमन जी गलत बना रखा है तुमने ये। फोर्स ऑन सी, नहीं 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 नहीं, गलत, सरासर गलत। बाकी ऋषभ तुम दिखाओ तो तुमने क्या बनाया। भेज दूंगी। कर दिया सेंड क्या? मैं अभी करने भी कर रहा हूँ। देखो जरा, चलो देखो दोबारा देखो। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसका चेक कर लेता हूँ। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी सही है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए सही है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक है, सही, सही है तुम्हारा। ठीक है, अमन इसका देखो तुम दोनों। ए पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। सी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ए और सी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। ठीक है। अब मैं पहले ए के ऊपर देख रहा हूँ फोर्स, कि भाई ए पे फोर्स कहाँ के लिए लगेगा। अब लाइन कौन सी जोड़ रही है उनको? ये वाली। ठीक है। अब मैंने कहा जो फोर्स लगेगा वो इसी ए से सी जो लाइन जुड़ रही है इसी लाइन के अलॉन्ग लगना चाहिए। ठीक है, जो भी लगेगा इसी लाइन के अलॉन्ग लगना चाहिए अपना वो। ठीक। अब कैसे करके लगा रहे हैं उसको हम लोग? रिपल्शन होना चाहिए। ए पे फोर्स को तुम देख रहे हो तो सी वाला ए को कहाँ धक्का देगा? अपने से दूर ना। तो अपने से दूर कैसे धक्का देगा उसको? इधर के लिए। उस, उसको मैं ऐसे करके शो नहीं कर सकता यूं, ये गलत है। ये गलत है, ये सही है। टेल, अबे यार ये क्या हो गया? टेल कहाँ पे होनी चाहिए? टेल कहाँ पे होनी चाहिए? टेल जिस 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 चार्ज पे तुम लगा रहे हो फोर्स उस पे टेल होनी चाहिए अपनी। समझ में आई बात अमन भाई?
ये था, ये फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे, किसकी वजह से, सी की वजह से। ठीक है। अच्छा अब देखियो, ए पे फोर्स बी की वजह से कहाँ लगा, बी ए को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बी वाला बंदा ए को खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे ए को वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये फोर्स है किसके ऊपर, ए के ऊपर। किसने लगा रखा है, बी ने। ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है। वैसे अगर बी पे देखें अगर हम लोग फटाफट से, तो सी वाला बी को कहाँ खींचेगा, ये जो सी वाला पॉजिटिव है बी वाला नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होना है इनके बीच में, तो सी वाला बी को खींचेगा अपनी तरफ, इधर। तो ये हो जाएगा फोर्स किसके ऊपर, बी के ऊपर, किसकी वजह से, सी की वजह से। ठीक है। वैसे अगर मान लो मैं सी पे चेक करता हूँ, ए वाला बंदा सी को क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि ए पे भी पॉजिटिव है सी पे भी पॉजिटिव है, तो उसको धक्का देगा ऐसे बाहर के लिए, इधर के लिए। ठीक है। तो ये फोर्स लगा सी पे, देख रहे हो सी पे फोर्स लगा, टेल कहाँ पे लगा के, सी के ऊपर। ठीक है। किसने लगाया ये धक्का लगाया ए ने, तो फोर्स लगा सी पे किसकी वजह से, ए की वजह से। अगर मैं सी पे देखता बी की वजह से, तो बी पे नेगेटिव है सी पे पॉजिटिव है, तो बी वाला बंदा उसको अपनी तरफ खींचता, यूं। तो ये डायरेक्शन होती फोर्स की, सी पे लगाया किसने, जी ने, टेल कहाँ पे, सी के ऊपर। ये तरीका है। ठीक है। तो ये डायग्राम मुझे बढ़िया से बनाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम्स बनेंगे हमारे आगे। एक और दे रहा हूँ, दोबारा बना के दिखाओ, दोबारा ट्राई करो। ये है फिगर, ये फिगर है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। ए बी सी, तीनों फोर्सेस दिखाने हैं तुमको जल्दी से। ठीक है, सही है तुम्हारा ऋषभ, ठीक है तुम्हारा। बाकी अमाना रे, क्या नाम है इसका, स्कंद, करो सेंड करो। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, अभी ठीक है, सही है। अमन, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी, ठीक है, सही है। ठीक है, आगे तक समझो, ये हमारे वेक्टर डायग्राम्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से अपने को डायग्राम को। अब वापस आते हैं जरा कंसेप्ट पे। यहाँ पे हमने क्या क्या बात कर दी कि भाई कुलोम्स लॉ के फोर्स के बारे में हमने कहा, फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², जिसको हम लिखते हैं K Q1 Q2/r²। ठीक है। अभी ये जो चीजें, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, इसके हम लोग बाद में तमीज से डिस्कशन करेंगे। इस के की वैल्यू हमने बोली 9 × 10⁹। इन दोनों के साइन नहीं रखने, फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है। और दूसरी बात मैंने तुम्हें बताई कि फोर्स का नेचर कैसा होता है, सेंट्रल होता है। ठीक है। इसका यूज करके क्या करना है, इसका यूज करके तुमको क्या निकालनी है, डायरेक्शन।
सेंट्रल फोर्स की मदद से तुमको डायरेक्शन निकालने में मदद होगी। साथ में ये तो पता होना चाहिए कि सेंट्रल है, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब समझो क्या कह रहे हैं बात। अब अगर ना फोर्स की तुमको मैग्नीट्यूड, मैं सिंपल तुमसे ये बोल रहा हूँ कि भाई फोर्स निकालो, ठीक है। तो मेरा मतलब होगा कि भाई फोर्स से तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स के पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। मैं अलग से बोलूंगा नहीं तुमसे कि डायरेक्शन निकालो। अगर मेरे को केवल डायरेक्शन पूछनी हो तो मैं बोल दूंगा कि केवल डायरेक्शन निकालो। मेरे को तुमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछना हो तो मैं कह दूंगा कि मैग्नीट्यूड निकालो। बट अगर मैं क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि फोर्स निकालो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं तुमसे मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा हूँ और मैं तुमसे डायरेक्शन भी पूछ रहा हूँ। तो उस केस में तुमको मुझे दोनों चीज निकाल करके देनी पड़ेगी। ठीक है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए तुम आई कैप, जे कैप और के कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाली बातें याद होंगी, आई जे के कैप, एक्स वाई जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, ये बिल्कुल ध्यान नहीं है, याद है नहीं ये वाली हाँ बात। भैया। तो अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें फोर्स निकालो डायरेक्शन के साथ, ठीक है। उसमें डायरेक्शन आई जे के टर्म्स में चाहिए अपने को। ठीक, देखो जरा क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना करके मैं दे दे रहा हूँ। एक्स और वाई एक्सिस है, चार्जेस दे रखे तीन। मीटिंग शायद बंद होने वाली है, इसी लिंक के थ्रू वापस आइए, ठीक है। मैं तब तक यहाँ पे चार्ज बना देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा ना तुम्हारे लिए। यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये दूरी है 10, ये दूरी भी है 10, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, ये बंदे को ए बोलो, इस बंदे को